हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू कैबर और आप सभी का स्वागत है और फिर से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास अबाउट G20 समिट। तो आप सभी को पता होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर G20 का समिट पहली बार होने जा रहा है और इंडिया को इस साल मिली है प्रेसिडेंसी। तो ऐसे में जो G20 का टॉपिक है वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो सभी के लिए एज अ जनरल नॉलेज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे भारत के बारे में जानना, और साथ ही जो भी बच्चे कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं यूजीसी नेट का या फिर किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर यूपीएससी एसएससी किसी भी तरीके का आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो उनके लिए तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये वीडियो आज G20 को डेडिकेटेड है। G20 की सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। G20 क्या है और कैसे इसके मेंबर्स हैं और क्या इसका वर्किंग है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, और जो 2023 का समिट होने वाला है उसकी डिटेल्स भी, वेन्यू की डिटेल्स, कौन कौन गेस्ट आने वाले हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो G20 आप सभी को पता है कि ये जो लोगो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये G20 का लोगो है भारत की तरफ से। सो भारत इस बार इसका प्रेसिडेंसी कर रहा है, जो कि प्रिंसिपल यानी कि किस थीम पे निर्धारित है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये थीम भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन। तो G20 होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि G20 क्या है। So G20 or Group of 20 is an intergovernmental forum comprising of 19 countries and European Union। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि G20 में कितनी कंट्रीज़ है। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी बच्चे के सामने क्वेश्चन आएगा और वो G20 को पढ़ के नहीं गया है तो वो G20 को सीधा देख करके 20 कंट्री वाला ऑप्शन टिक कर देगा, विच इज़ अ रॉन्ग आंसर। तो G20 के अंदर आपको याद रखना है कि उसके अंदर 19 देश हैं, 19 कंट्रीज़ हैं और एक उसमें यूरोपियन यूनियन शामिल है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है इसमें अलग अलग देशों की गवर्नमेंट है, अलग अलग देशों का पार्टिसिपेशन है। इट वर्क्स टू एड्रेस द मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसका एम क्या है कि ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि जो G20 के अंदर कंट्रीज़ है वो पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, इसीलिए इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी ग्लोबल इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल है, फाइनेंशियल है, इन्वायरमेंटल है, सभी के बारे में G20 कंट्रीज मिल करके इसका सोल्यूशन को खोजती हैं, सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चाहे आपकी ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर की कोई समस्याएं हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर की हो, या फिर क्लाइमेट को सुधारने के लिए स्टेप सुधारने हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर की बातें, वो सभी G20 की एम्स में आती है। G20 is composed of most of the world's largest economies। तो G20 ग्रुपिंग के अंदर आपकी देश की सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि पूरे विश्व की सबसे इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमीज़ है वो इसके अंदर शामिल है, और जो कि पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग नेशंस। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस भी पार्टिसिपेट करते हैं और डेवलपिंग नेशंस भी पार्टिसिपेट करती हैं। इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 80% ऑफ द GWP ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट एंड 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यानी कि पूरे विश्व का लगभग 75% जो ट्रेड है वो केवल और केवल इन 20 कंट्री यानी कि 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया जाता है अकेले। सो 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरे विश्व की लगभग 2/3 पॉपुलेशन इन 20 जगहों से आती है, यानी कि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। एंड 60% वर्ल्ड लैंड एरिया, पूरे विश्व का लगभग 60% एरिया इन देशों के पास है। सो G20 वॉज फाउंडेड इन 1999। सो 1999 में G20 की स्थापना की जाती है इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो
1990 के दशक से जब ग्लोबलाइजेशन अपनी चरम सीमा पर बढ़ना शुरू होता है, तो उसी के साथ पूरे विश्व को बहुत ही अलग अलग तरीके की समस्याओं को सामना करना पड़ता है, जिसमें कि इकोनॉमिक समस्या, क्लाइमेट समस्या, ये सारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और इन्हीं सब से निपटने के लिए ये सारी कंट्रीज मिल करके 1999 में G20 को इस्टेब्लिश करती हैं। Since 2008, it has convened at least once a year with summits involving each member's head of the government or state, finance ministers or foreign ministers and other high-ranking officials. तो 2008 के बाद से समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए सभी देशों के जो हेड हैं वो हर साल एक बार ज़रूर मिलते हैं, जिसमें कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और कुछ बाकी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हो सकते हैं एक कंट्री से। द यूरोपियन यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो कि दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं ईयू बॉडी के, यानी कि यूरोपियन यूनियन के। तो यूरोपियन यूनियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं इन G20 समिट्स। सो अदर कंट्रीज, international organizations and non-governmental organizations are invited to attend the summits, some permanently. तो कुछ और भी जो देश हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी इनविटेशन दिया जाता है समिट्स का और मीटिंग्स का पार्टिसिपेशन करने का, ताकि वो भी इन समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए, वर्ल्ड का मेंबर होते हुए, ग्लोबल इकोनॉमी का मेंबर होते हुए अपने सुझावों को दे सके। हालांकि वो ऑफिशियली G20 के मेंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनको समिट्स में और मीटिंग्स में इनवाइट किया जाता है। In its 2009 summit, G20 declared itself the primary venue for international economic and financial cooperation. तो G20 ने 2009 के समिट में ये कहा कि हम सबकी ये प्राइम जिम्मेदारी है कि हम सभी लोग मिलकर के इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कॉपरेशन को बढ़ाएं। The group's stature has risen during the subsequent decade, and it is recognized by analysts as exercising considerable global influence. It is also criticized for its limited membership, lack of influence power, and for the alleged undermining of existing international institutions. तो काफ़ी सारे जो देश हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, वो G20 का क्रिटिसिज्म भी करते हैं। क्यों? क्योंकि G20 को ऐसा माना जाता है कि जो इसका इन्फ्लुएंस है वो इतनी सारी कंट्रीज होने के बावजूद भी इतनी इम्पॉर्टेंट समस्याओं पे, जैसे कि ग्लोबल इकॉनमी है या फिर मार्केट्स हैं, इन सभी समस्याओं को सुलझाने में कहीं ना कहीं जो उनका इन्फ्लुएंस है वो कम रहा है। ये देखते हुए जितने सारे उसमें कंट्रीज ऑलरेडी पार्टिसिपेट करती हैं और साथ ही साथ उनकी जो मेंबरशिप है वो बहुत ही लिमिटेड है, जबकि ग्लोबल मुद्दों पे बात करने के लिए 193 ऑलमोस्ट स्टेट्स में से उन्हें और भी स्टेट्स की मेंबरशिप को इनवाइट करना चाहिए और G20 को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो summits are often met with protest, particularly by anti-globalization groups. G20 was founded in 1999 after the Asian financial crisis as a forum for the finance ministers and central bank governors to discuss the global economic and financial issues. तो जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होता है 1990 के दशक में, उसके बाद 1999 में फाइनली डिसाइड किया जाता है कि इन समस्याओं से जूझने के लिए, इन समस्याओं से सुलझाने के लिए हमें कुछ ऐसी ग्रुपिंग को या फिर ऐसे एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज आकर के इन मुद्दों पे अपना अपना स्टैंड दे सकें और मिल करके इन समस्याओं को सुलझाया जा सके। G20 was upgraded to the levels of heads of the state government in the wake of the global economic and financial crisis of 2007, and in 2009 was designated the premier forum for international economic cooperation. तो 2007 और 2009 में दोबारा से पूरे विश्व को जब फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक संकट की सामना करना पड़ता है, तो सभी देशों को ये आपस में महसूस होने लगता है कि सभी लोगों का आपस में कॉपरेशन इन समस्याओं से सुलझने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एक देश, कंट्री इससे अकेले निपट नहीं सकती। सो G20 समिट इज़ हेल्ड एनुअली। G20 का जो मीटिंग है, जो समिट है, उसको हर साल किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। इसकी जो प्रेसिडेंसी है, इसकी जो चेयरमैनशिप है, वो रोटेट होती रहती है बिटवीन द कंट्रीज।
The G20 initially focused largely on broad macroeconomics issues, but it has since expanded its agenda to inter-area include the trade, sustainable development, health, agriculture, energy, environment, climate change and anti-corruption. तो स्टार्टिंग में इसका जो इशू को जो जिसको ये एड्रेस करता था वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही थे, लेकिन धीरे धीरे जो इनका फोकस था वो अदर इश्यूज पे भी फोकस होने लगा, जैसे कि क्लाइमेट को लेकर के, करप्शन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के। और हेल्थ को लेकर के तो आपको पता ही होगा कि ज़रूर से इस साल कोविड के बारे में इस समिट में ज़रूर बात होगी, क्योंकि हेल्थ का सबसे बड़ा डिज़ास्टर, सबसे बड़ी क्राइसिस जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में देखने को मिली है वो कोरोना ही था। तो इसीलिए हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, करप्शन जैसी समस्याओं को भी G20 अब एड्रेस करता है अपने समिट्स में। इंडिया विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। आप सभी को पता है कि सितंबर 2023 में इंडिया पहली बार G20 के ग्रुप का समिट जो है इंडिया में करने वाला है, हेड करने वाला है, उसका प्रेसिडेंसी कर रहा है। As 43 heads of the delegations, like the largest ever in the G20, will participate in the final New Delhi summit. तो लगभग 43 देश जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कुछ का इन्विटेशन का कंफर्म हो चुका है आना, लेकिन कुछ का भी कंफर्म नहीं हुआ है। जिनका ऑलरेडी कंफर्म है उसकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। As a nation committed to democracy and multilateralism, India's presidency will be a significant milestone as it seeks to find practical global solutions for the benefit of all and embody the idea of Vasudhaiva Kutumbakam or the world is one family. तो इंडिया एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के साथ साथ ही इंडिया अपने मुद्दों को जो है G20 में बहुत ही प्रखर रूप से रख सकती है, और साथ ही साथ जो हमारी इंडिया का प्रिंसिपल है जो कि हमारा भारत हमेशा से प्रमोट करता आया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को एक फैमिली, एक गांव की तरह समझना चाहिए, सारी समस्याओं को कोऑपरेशन के साथ सुलझाना चाहिए। तो इंडिया का जो स्टैंड है इस बार G20 में बहुत ही अहम रहने वाला है। G20 summit is held annually with a rotating presidency. India will hold the presidency. So the group does not have a permanent secretariat. That is a very, very important information for all of you. जो G20 है उसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, जैसे कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, जैसे कि आसियान का है, सार्क का है, लेकिन G20 ग्रुपिंग का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। इसलिए इसकी मीटिंग वही होती है जो भी कंट्री इसकी प्रेसिडेंसी कर रही होती है, जैसे कि इस साल भारत यानी कि इंडिया कर रहा है, and is supported by the previous, current and future holders of the presidency, known as the Troika. In 2023, the Troika consists of Indonesia, Brazil and India. तो ट्रोइका का मतलब होता है प्रेसिडेंसी जो कि प्रीवियस रही है, करंट है और फ्यूचर भी होने वाली है, जिसको मिलाकर कि ट्रोइका के नाम से जाना जाता है। और 2023 की ट्रोइका कौन है? इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड इंडिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे G20 में इंडिया की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्योंकि इस बार भारत यानी कि इंडिया में G20 होने वाला है, इसलिए हमें इंडिया को फोकस करके ज़्यादा पढ़ना होगा। फर्स्ट है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। India's focus on climate change with a particular emphasis on the climate finance and technology, as well as ensuring just energy transitions for developing countries. तो इंडिया चाहता है कि क्लाइमेट को लेकर के और क्लाइमेट को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर ध्यान दिया जाए, और साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका जो ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स द डेवलप्ड, उन पर भी ध्यान दिया जाए। Introduction of the life movement, which promotes the environmentally conscious practices and is based on India's sustainable traditions. तो लाइफ मूवमेंट का मतलब क्या है कि इंडिया का इस बार ये फोकस रहने वाला है कि इन्वायरमेंट के फोकस वो करके जो प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर, उन मुद्दों पे बात की जाए, वो साथ ही साथ सस्टेनेबल ट्रेडिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए और उसे प्रमोट किया जाए। सेकेंड है एक्सेलरेटेड, इंक्लूसिव एंड रिसाइलेंट ग्रोथ। Focus on areas that have the potential to bring structural transformation, including supporting small and medium-sized enterprises in global trade.
क्योंकि जो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें स्मॉल कंट्रीज हो, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में आपकी स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं। इसीलिए इस बार इंडिया का फोकस ये भी रहने वाला है कि ऐसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के पोटेंशियल को समझा जाए और मीडियम साइज़ के जो एंटरप्राइजेज हैं उनके पोटेंशियल को समझा जाए और उन्हें प्रमोट किया जाए, लेबर राइट्स को प्रमोट किया जाए, वेलफेयर को प्रमोट किया जाए एंड एड्रेस द ग्लोबल स्किल्स गैप एंड बिल्डिंग इंक्लूसिव एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स एंड फूड सिस्टम। तो बेसिकली इंडिया का सभी एस्पेक्ट्स पे इस साल जो है जोर देने वाले हैं, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो फार्मिंग हो या फिर इकोनॉमी हो। एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस एंड SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो रिकमिटमेंट टू अचीविंग द टारगेट्स सेट आउट इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट with a particular focus on addressing the impact of COVID-19 pandemic। तो 2030 तक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात की गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपकी 17 हैं जिनको 2030 तक अचीव करने की बात की गई थी। तो उनको कितना जल्दी और किस तरीके से अचीव किया जाए, क्योंकि बीच में कोविड-19 आ गया था जिसकी वजह से काफ़ी 2-3 साल का गैप हो गया। अभी भी काफ़ी कंट्रीज़ रिकवर कर रही हैं जो भी इनको लॉस हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग भी इंडिया इसमें बात करेगा। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोशन of a human-centric approach to technology and increased knowledge sharing in areas such as digital public infrastructure, financial inclusion, and tech-enabled development in sectors such as agriculture and education। तो भारत जो है वो ह्यूमन-सेंट्रिक अप्रोच की बात करने वाला है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन का जो नॉलेज शेयरिंग है उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए और बढ़ावा दिया जाए और इंक्लूजन किया जाए उसका टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि बेस्ट उसका यूज़ हो सके इन एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन एज वेल। फिफ्थ, मल्टीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st century, efforts to reform multilateralism and create a more accountable, inclusive and representative international system that's fit for addressing the 21st century challenges। तो इंडिया का ये मानना है कि अभी तक जो भी मल्टीलेटरलिज्म रही है उनको रिफॉर्म किया जाए या फिर समय की डिमांड के साथ नए बनाया जाए, ताकि जो कंट्रीज़ है हर एक कंट्री का इंक्लूजन हो सके, रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके और 21वीं सदी की जो चैलेंजेस हैं उनको कॉम्बैट किया जा सके। 6, women led development, emphasis on inclusive growth and development with a focus on women empowerment and representation in order to boost socio-economic development and the achievement of SDGs। तो SDGs के साथ साथ विमेन की डेवलपमेंट में हिस्सेदारी हो और विमेन के जो भी इश्यूज है उनको एड्रेस किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए, ये भी बात इंडिया करने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम 2023 के समिट की हाईलाइट। तो फर्स्ट समिट जो G20 का हुआ था वो 2008 में हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। करंट अफेयर होने की वजह से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से आ सकते हैं। द G20 समिट गैदरिंग लीडर्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेशंस इज सेट टू बी न्यू दिल्ली ऑन September 9-10 दिस ईयर। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी दिल्ली है, नई दिल्ली को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग उसमें की गई है, बहुत साफ़ सफाई और बहुत अच्छे से ब्यूटिफिकेशन न्यू दिल्ली का किया गया है, क्योंकि वर्ल्ड के इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के लीडर्स हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में पहली बार इतने बड़े समिट के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा गया है। आप सभी को पता होगा कुछ दिनों के लिए न्यू दिल्ली की बहुत सारे एरियाज़ को बंद कर दिया गया है। तो ये जो मेन मीटिंग रहने वाली है ये 9 से 10 सितंबर को आपकी रहेगी, ठीक है, इन योर भारत मंडपम। भारत मंडपम क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक रील अपलोड कर दी थी। भारत मंडपम कैसा दिखता है, उसका इंटीरियर कैसा है, देख करके आपको बहुत खुशी होगी, जा करके चैनल पे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एज इंडिया रैप्स अप इट्स फर्स्ट लॉन्ग प्रेसिडेंसी, द समिट will culminate with the adoption of the G20 Leaders Declaration, solidifying the commitment of participating leaders to the priorities established during various ministerial and working group sessions. This year, G20 Summit will take place at the newly constructed Bharat Mandapam, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया।
an expensive exhibition center strategically located near the iconic India Gate monument. तो ये इंडिया गेट के पास में स्थापित है और भारत मंडपम एक नई बिल्डिंग है जिसको कोविड के दौरान ही तैयार किया गया था और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारे उपनिषदों, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है. Nestled in the heart of the New Delhi, mark your calendars for September 9 and 10. और ये जो भारत मंडपम का जो आइडिया है वो अनुभव मंडपा से दिया गया है जो कि 12th सेंचुरी में एक काइंड ऑफ पार्लियामेंट था जहाँ पे डिस्कशंस किए जाते थे. और साथ ही साथ जो भारत मंडपम बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कम से कम 29 कंट्रीज़ के कल्चर्स को दर्शाया गया है, स्पेशली G20 के कंट्रीज़ के कल्चर को. तो ऑब्वियसली जो G20 के मेंबर्स इसमें आने वाले हैं वो उस बिल्डिंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं. तो ये है भारत मंडपम की कुछ झलक, आप लोग देख सकते हो. ये जो फर्स्ट इमेज है ये नाइट का इमेज है और ये जो सेकंड इमेज है ये मीटिंग हॉल है और ये जो थर्ड इमेज है ये बाहर का है और ये फोर्थ इमेज भी आपका आउटसाइड इमेज है. तो इस तरीके का कुछ आपका भारत मंडपम दिखता है और अंदर से ही और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. इसके सारे जितने भी ग्लिम्स हैं, दृष्टि है, वो एक बार आप मेरे चैनल पे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा शॉर्ट्स के अंदर. सो अब हम बात कर लेते हैं थीम की कि G20 समिट का थीम क्या है. सो G20 समिट का थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. दिस थीम draws its inspiration from the ancient Sanskrit text of महाउपनिषद. तो आपको उपनिषद का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है जहाँ से हमने इसको लिया है. Highlighting the intrinsic value of all life forms from humans and animals to planets and microorganisms. यानी कि ये जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का जो कंसेप्ट है, जो थीम है, वो सभी की लाइफ को रिस्पेक्ट करता है, चाहे ह्यूमंस की हो, एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो. इट अंडरस्कोर्स देयर इंटरकनेक्टेडनेस on planet Earth and the broader cosmos. The theme sheds light on lifestyle for environment, emphasizing environmentally sustainable and responsible choices both at the individual and national levels. This approach aims to spark global transformations towards a cleaner, greener and more sustainable world. तो ये cleaner, greener और sustainable world की भी बात करता है. So, how is the G20 presidency decided? कैसे डिसाइड होता है कि किसको प्रेसिडेंसी मिलेगी? The G20 समिट जिसके अंदर 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है मिला करके इंटरनेशनल कंजोर्टियम को रिप्रेजेंट करते हैं. These nations account for approximately 85% of the global gross domestic product, over 75% of global trade. So G20 presidency rotates among the 5 group of member countries. Each country within a group becomes eligible for the presidency during its group turn. तो यानी कि जो भी 19 देश है, यानी कि यूरोपियन यूनियन को मिला ले तो 20 है, तो 20 के ग्रुप्स को बनाया गया है और ग्रुप्स में ये डिवाइडेड होती है. यानी कि आज इस ग्रुप की बारी है तो नेक्स्ट साल जो है एक दूसरे ग्रुप में से कोई भी मेंबर कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलेगी. ये ग्रुप वाइज रोटेट होती है और उस ग्रुप में से किसी भी एक मेंबर को मिल सकती है. With negotiations among eligible countries determining the group's presidency. For example, 4 ग्रुप बनेंगे तो एक ग्रुप के अंदर जो कंट्रीज हैं आपस में डिस्कशन करेगी और नेगोशिएशन करेगी. जो भी कंट्रीज अपने आप को प्रेसिडेंसी के लिए अनाउंस करना चाहता है या फिर नॉमिनेट करना चाहता है तो वो ग्रुप अपनी तरफ से बताएगा कि हमारे ग्रुप से हम इस कंट्री को प्रेसिडेंसी देना चाहते हैं और उस कंट्री को मिल जाती है और नेक्स्ट साल एक नए ग्रुप की बारी आती है. The G20 presidency is an esteemed privilege that comes with the substantial responsibilities. The presiding nation plays a central role in setting the G20 agenda. तो G20 की प्रेसिडेंसी निभाना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है क्योंकि G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट ना होने की वजह से G20 का जो एजेंडाज होते हैं वो वही कंट्री सेट करती है जो भी G20 की प्रेसिडेंसी करती है, जिस तरीके से इस साल इंडिया कर रहा है. Hosting meetings at G20 Leaders Summit, providing logistical support. The G8, consisting of the Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, and UK and the US, lacked the collective influence to stabilize the crisis.
तो G8 जो कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर ये सारी कंट्रीज़ है G8 ग्रुपिंग, वो सभी कहीं ना कहीं जो ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन देने में कहीं ना कहीं असफल रही है। इसीलिए G20 कहीं ना कहीं हमें एक फिटिंग सॉल्यूशन दिखता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। G20 Leaders Summit, titled The Summit on Financial Markets and the World Economy, convened in Washington, D.C. in November 2008. It featured the leaders of the 20 member nations along with the key figures of IMF, International Monetary Fund, World Bank, United Nations, Spain and Netherlands. तो ये कुछ इन्वाइटीज हैं जिनको इनवाइट किया जाता है, जो कि ऑफिशियली मेंबर नहीं है, लेकिन इनको इनवाइट किया जाता है फॉर डिस्कसिंग इन द मीटिंग्स। सिंस देन एनुअल समिट्स हैव बिकम द इंटीग्रल टू द ग्लोबल एजेंडा। 2008 के बाद से एनुअल मीटिंग्स को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाने लगी है। सो कौन कौन अटेंड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, तो ये जो कंट्रीज़ के नाम आप देख रहे हो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिनका डिसाइड हुआ कि आएंगी, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ को अब इन्विटेशन दिया गया है, उस पर कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं पता है। तो कुछ कंट्रीज़ जो अभी तक पता थी उनका नाम मैंने लिख दिया है, क्योंकि किस कंट्री से कौन आ रहा है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आ रही हैं, टर्किश के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगन आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी आ रहे हैं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन आ रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट योन सुक येओल आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो कि इंडियन ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, प्रीमियर ऑफ द स्टेट काउंसिल ली ग्यांग विल रिप्रेजेंट द चाइना, प्रेसिडेंट जो बाइडेन आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट से। तो इसके सिवा और भी वर्ल्ड लीडर्स आएंगे जिनके ऊपर अभी कंफर्म नहीं है। जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेगी आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते रहिएगा कि कौन कौन फाइनली पार्टिसिपेट कर रहा है, और ऑब्वियसली जैसे आपकी मीटिंग आ जाएगी हो जाएगी तो उसके बाद तो आपको फाइनलिस्ट पता चल जाएगी सारे इंटरनेट पे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बहुत मेहनत लगती है वीडियो में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप हमसे और जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी सारी वीडियोस की पीपीटी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और रिक्वेस्ट आपसे है कि अनअकैडमी पे मैं UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ाती हूँ, तो प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर से फॉलो कर ली फॉर डेली लाइव क्लासेस। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको उसके लिए पे नहीं करना है या फिर खरीदना नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अपने फ्रेंड्स फैमिली शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।